नमस्कार। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सामान्य संभाव्यता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यह टॉपिक बीएड, एमएड के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें सामान्य संभाव्यता वक्र एनपीसी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और साथ ही वक्र की विषमता, वक्रता और जेड स्कोर के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सामान्य संभाव्यता वक्र का क्या अर्थ है? सामान्य संभाव्यता वक्र क्या है? सामान्य संभाव्यता वक्र आंकड़ों के सामान्य वितरण का आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। हम मनोविज्ञान, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों से विभिन्न परीक्षणों द्वारा आंकड़े एकत्र करते हैं। यदि इन आंकड़ों को हम आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित करके इनसे आवृत्ति बहुभुज बनाएं तो लगभग इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें प्राप्त होता है। यदि किसी कक्षा पर हम कोई परीक्षण डालते हैं तो सामान्यतः आपने अनुभव किया होगा कि 2 से 4% बालकों के बहुत कम अंक, वेरी लो मार्क्स आते हैं। उससे अधिक 10 से 15% लगभग कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते हैं और अधिकांश विद्यार्थी वे होते हैं जिनके की एवरेज मार्क्स आते हैं, जो कि इस पॉलीगन के मध्य में स्थित होते हैं। और उसके पश्चात कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके की अंक अधिक आते हैं, हाई मार्क्स होते हैं, और बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि वेरी हाई मार्क्स प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पॉलीगन में मध्य में आवृत्तियां सर्वाधिक होती हैं और आवृत्तियों का जमाव शिखर पर मध्य में सबसे अधिक होता है और किनारों पर धीरे धीरे आवृत्तियां घटती चली जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त आवृत्ति बहुभुज को सामान्य वितरण वक्र या सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। इस वक्र की विशेषताओं को सबसे पहले गॉस ने खोजा था, इसलिए इसे गॉसियन वक्र भी कहा जाता है। सामान्य संभाव्यता वक्र एक समरूप वक्र है जो मध्य में सबसे अधिक ऊंचा होता है तथा क्रमशः दोनों किनारों की ओर घटता जाता है, पर आधार से नहीं मिलता है। यह वक्र एक गणितीय सैद्धांतिक काल्पनिक अवधारणा है। यह प्रकृति में नहीं होता और ना ही जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक वक्र है। इस प्रकार सामान्य संभावना वक्र एक ऐसा सैद्धांतिक, आदर्श व गणितीय वक्र है जिसमें प्राप्तांक मध्यमान के दोनों ओर एकदम समान रूप से वितरित होते हैं। वास्तविकता यह है कि प्राप्तांकों का इस प्रकार का सामान्य वितरण व्यावहारिक रूप में कभी नहीं होता। इसके लगभग होता है और इस लगभग होने के आधार पर ही ये संभावना, ये प्रोबेबिलिटी की जाती है। प्रोबेबिलिटी एक घटना के घटित होने का पूर्वानुमान है। एक समूह में एक घटना कितनी बार घटित होती है, इसकी संख्या, या कितनी बार घटित नहीं होगी, इसकी संख्या पर प्रोबेबिलिटी निर्भर करती है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना, जैसे एक ताश के पत्तों की गड्डी में पान की बेगम आने की संभावना। तो प्रोबेबिलिटी ये निश्चित करती है कि कोई घटना कितनी बार घटित होगी या घटित नहीं होगी। जैसे मैं आपके समक्ष उदाहरण दूं कि श्री राम हमारे समक्ष एक आदर्श पुरुष का मॉडल है। कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, अपने कर्तव्यों को आवश्यकतानुसार पूरा करता है, तो हम उसे एक आदर्श व्यक्तित्व कह सकते हैं, किंतु वह कभी भी राम के आदर्श की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार एनपीसी भी एक सैद्धांतिक आदर्श कल्पना है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक बड़े प्रतिदर्श का वितरण पूर्णतः प्रसामान्य वितरण के सिद्धांत के समरूप हो, वह इसका अनुसरण जरूर करता है। अब हम बात करते हैं सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि इसकी आकृति में दिखाई दे रहा है कि यह वक्र घंटाकार आकृति का होता है, बेल शेप्ड। बेल शेप्ड आकृति का कारण है कि इसमें आवृत्तियों का जमाव मध्य में शिखर पर सबसे अधिक है और बाईं और दाईं ओर दोनों किनारों की ओर क्रमशः आवृत्तियां कम होती जाती हैं, जिससे इसकी आकृति घंटाकार हो जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है सममित द्विपक्षीय समरूपता, बाइलेटरल सिमेट्री। जब हम इस वक्र को खड़ी वर्टिकल लाइन से काटते हैं तो यह 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यदि हम इसके आधे भाग के आगे मिरर रख दें तो उस भाग का प्रतिबिंब इसे पूरा कर देगा।
यानी मिरर इमेज समरूप होती है। इसकी अगली विशेषता है कि इसमें मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन, मीडियन और मोड का मान समान होता है। मध्यमान इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है, तीनों का मान समान है, इसलिए तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व में दोनों भागों में आवृत्ति वितरण समान होता है। क्योंकि इसमें अंकों का विस्तार और वितरण सामान्य है, मध्यमान के दोनों ओर समान रूप से अंक वितरित होते हैं, इसलिए 50% आंकड़े बाईं तरफ मध्यमान से नीचे और 50% आंकड़े दाईं तरफ मध्यमान के ऊपर स्थित होते हैं। वक्र के दोनों अर्धभाग समरूप हैं। यह वक्र x अक्ष पर अनंत स्पर्शी होता है। अनंत स्पर्शी का अभिप्राय है एक लाइन जो कर्व में जाती है किंतु उसे छूती नहीं है। सामान्य संभावना वक्र के दोनों अंतिम छोर x अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करते और ना ही इसके समानांतर होते हैं। यह दोनों लाइनें अनंत तक खुली रहती हैं। इनका अंतर धीरे धीरे कम होता रहता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये समानांतर नहीं होती, लेकिन अनंत तक इनके जुड़ने की संभावना बनी रहती है, लेकिन ये साथ साथ चलती रहती हैं। इसीलिए एनपीसी का विस्तार -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक माना जाता है। ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रूप रचना बदलाव का बिंदु, वह बिंदु जहां कर्व अपनी आकृति बदलता है। जैसे आप इस एनपीसी कर्व में देखें, आकृति यहाँ आधार रेखा पर अवतल लेंस के समान है, कॉनकेव लेंस के समान, और -1 सिग्मा पर पहुंचकर यह अपनी आकृति को बदल लेता है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस के समान हो जाती है। आपने छोटी कक्षा में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ आकृति अंदर की ओर है कॉनकेव लेंस के समान, और यहाँ उभरी हुई कॉन्वेक्स लेंस के समान हो जाती है। यह बदलाव -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक होता है। इसलिए -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक के बिंदु को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एनपीसी में Q1 और Q3 मध्यमान से समान दूरी पर होते हैं। Q, जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन कहते हैं, मध्यमान से विचलन का माप है। एनपीसी में Q1 और Q3 मध्यमान से समान दूरी पर होते हैं। यह केवल एनपीसी में होता है, डेटा यदि विषम हो तो ऐसा नहीं होता है। बहुलांकता, मॉडेलिटी। बहुलांकता का अभिप्राय एक या अधिक प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की अधिकता या बहुलता से है। जिस आवृत्ति वितरण में एक शीर्ष होता है, अर्थात उसका एक ही बहुलांक होता है, वह एकल बहुलांकी यूनि मॉडल कहलाता है। जिस आवृत्ति वितरण में 2 शीर्ष होते हैं, वो द्विबहुलांकी बाई मॉडल कहलाता है, और जिस आवृत्ति वितरण में 3 शीर्ष या इससे अधिक होते हैं, वो बहुबहुलांकी या ट्राई मॉडल कहलाता है। एनपीसी एक यूनि मॉडल वक्र है क्योंकि इसमें आवृत्तियों का जमाव मध्य में शिखर पर सर्वाधिक होता है, इसलिए इसमें एक ही शीर्ष बनता है, यह यूनि मॉडल होता है। एनपीसी का बहुलांक मान आवृत्तियों का 39.89% होता है, जो मध्य में होता है। विषमता, स्क्यूनेस। विषमता का अर्थ वक्र के दोनों तरफ आवृत्तियों के वितरण में अंतर से है। राइट और लेफ्ट साइड में आवृत्तियों के वितरण में कितना अंतर है। विषमता आवृत्तियों के वितरण की सिमेट्री और एसिमेट्री का माप है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए वक्र सिमेट्रिकल होता है, यानी एनपीसी की विषमता 0 होती है। इसका विषमता गुणांक 0 होता है। किंतु जब किसी वितरण में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक का मूल्य भिन्न भिन्न हो और वे वक्र में अलग अलग स्थान पर पड़ते हों, तब ऐसा वितरण विषम वितरण, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और वक्र का यह गुण उसकी विषमता कहलाता है। यह अंतर जितना अधिक होता है, उतनी ही विषमता अधिक होती है। जैसा कि इस वक्र में हम देख रहे हैं कि इसमें आवृत्तियों का वितरण मध्यमान के दोनों ओर एक साथ नहीं है। विषमता 2 प्रकार की होती है, धनात्मक विषमता
पॉजिटिव स्क्यूनेस, ऋणात्मक विषमता, नेगेटिव स्क्यूनेस। ऐसी आकृति या वितरण को जिसमें अधिकांश अंकों का जमाव ऋणात्मक छोर पर हो और जो क्रमशः धनात्मक छोर की ओर कम होता चला गया हो, इसकी विषमता को धनात्मक विषमता कहते हैं। धनात्मक विषमता, पॉजिटिव स्क्यूनेस, जब प्राप्तांकों का जमाव ऋणात्मक साइड में, नेगेटिव साइड में अधिक होता है तो कर्व धनात्मक पॉजिटिव साइड की तरफ झुक जाता है। इसे हम धनात्मक विषमता कहते हैं। क्योंकि यह राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए इसे राइट स्क्यूड कर्व भी कहा जाता है। यह मैं एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करती हूँ। जैसे यदि विद्यार्थियों पर आपने कोई परीक्षण डाला और वो टेस्ट बहुत कठिन है, तो इसमें अधिकांश बच्चों के अंक कम आएंगे और अंकों का जमाव नेगेटिव साइड में अधिक हो जाएगा। इससे कर्व पॉजिटिव साइड की तरफ झुक जाएगा। बच्चों के अंक मीन से कम है। इस प्रकार की स्क्यूनेस में झुकाव पॉजिटिव साइड होता है और मीन का मान सर्वाधिक होता है, उससे कम मीडियन और उससे कम मोड का मूल्य होता है। दूसरे प्रकार की विषमता है ऋणात्मक विषमता, नेगेटिव स्क्यूनेस। जब वितरण में अंकों का जमाव धनात्मक साइड में अधिक हो तथा उसका झुकाव ऋणात्मक छोर की ओर बढ़ता गया हो, तो यह ऋणात्मक विषमता होती है। ऐसे वितरण में मध्यांक और बहुलांक वितरण के मध्यमान के दाहिनी ओर पड़ते हैं और मध्यांक तथा बहुलांक का मान मध्यमान से अधिक होता है। यदि आपने विद्यार्थियों पर कोई परीक्षण डाला और वो परीक्षण बहुत सरल है, तो अधिकांश विद्यार्थियों के अंक मीन से ज्यादा आते हैं और कर्व जो है वो लेफ्ट साइड में झुक जाता है। इसलिए इसे लेफ्ट स्क्यूड कर्व या नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। विषमता की माप, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वक्र की विषमता को विषमता गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एसके से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। विषमता गुणांक का सूत्र है एसके बराबर 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एसडी। एनपीसी का विषमता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, 0 होता है क्योंकि इसमें आवृत्तियों का वितरण बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है और वक्र दोनों ओर से समरूप होता है। धनात्मक विषमता वक्र के लिए विषमता गुणांक पॉजिटिव होता है और ऋणात्मक विषमता वक्र के लिए विषमता गुणांक नेगेटिव होता है। कुर्टोसिस, जिसे हम ककुत्ता या वक्रता भी कहते हैं। ककुत्ता से तात्पर्य वितरण के नुकीलेपन से है। किसी वक्र का नुकीलापन या चपटापन उस वक्र की ककुत्ता को दर्शाता है। ककुत्ता को भी सामान्यता की पृष्ठभूमि में आंका जाता है। यह अंकों के प्रसार का भी सूचक है। जब अंकों का प्रसार सामान्य होता है तो सामान्य चपटा वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्य वक्रीय वक्र मीजोकोर्टिक कहते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मीजोकोर्टिक सामान्य वक्रीय वक्र है। दूसरा है जब अंकों का प्रसार बहुत कम होता है तो वक्र नुकीला हो जाता है। इसे हम लिप्टोकोर्टिक कर्व या लिप्टोकोर्टिक वक्र भी कहते हैं। तीसरा, जब अंकों का प्रसार अधिक होता है तो वक्र बिल्कुल चपटा हो जाता है। इसे हम अल्पवक्रीय वक्र या प्लैटीकोर्टिक कहते हैं। किसी वक्र की वक्रता को वक्रता गुणांक से व्यक्त करते हैं। इसे केयू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता गुणांक का सूत्र है केयू बराबर क्यू क्वार्टाइल अपॉन P90 परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की वक्रता 0.263 होती है। यदि किसी वक्र की वक्रता 0.263 से कम हो तो वह अल्पवक्रीय वक्र कहलाता है और 0.236 से अधिक हो तो वह महावक्रीय लेप्टोकोर्टिक कहलाता है। सामान्य संभावना वक्र का एक्स अक्ष का विस्तार। एनपीसी तथा आधार रेखा के मध्य का क्षेत्रफल सामान्य संभावना वक्र का क्षेत्रफल कहलाता है, जो कुल आवृत्तियों को व्यक्त करता है। सामान्य संभावना वक्र की किन्हीं दो ऑर्डिनेट्स के बीच आने वाला क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच आने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है।
एनपीसी को एक्स अक्ष पर मानक विचलन के आधार पर 6 भागों में विभक्त किया जाता है। एनपीसी का एक्स अक्ष पर विस्तार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच होता है। एनपीसी 10,000 केसेस जनसंख्या को कवर करता है। -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच 9,974 केसेस आ जाते हैं। इससे परे केवल 26 केसेस रह जाते हैं, जो कि बहुत कम हैं। सामान्य वितरण में सिग्मा की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। m-1 तक 34.13% जनसंख्या का प्रतिशत है और m+1 तक 34.13, यानी m-1 से +1 तक कुल 68.26% प्राप्तांकों का भाग आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम m-2 तक देखें तो 13.59 और m+2 तक देखें तो 13.59% प्राप्तांक आते हैं। तो कुल m-1 से +1 तक 95.44% जनसंख्या या प्राप्तांकों का भाग आ जाता है। इसी प्रकार m-3 तक 2.14 और m+4 में 2.14, यानी m-3 सिग्मा से m+3 सिग्मा के बीच कुल जनसंख्या का 99.73% कवर हो जाता है। और यदि हम इससे आगे चलें तो m+-4 सिग्मा के अंतर्गत 99.99% स्थितियां एक ही वितरण की आ जाती हैं। सामान्य संभावना वक्र के आधार पर किसी वितरण के अंकों को मानक प्राप्तांकों में बदला जा सकता है। मापन से प्राप्त प्राप्तांकों को मूल प्राप्तांक कहते हैं। मूल प्राप्तांक कम सार्थक और कम उपयोगी होते हैं, जिनकी सहायता से दो समूहों की तुलना उतनी वैज्ञानिक नहीं होती। इसीलिए मूल प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांकों में बदलने की आवश्यकता होती है। मानक प्राप्तांकों को प्रमाप दूरी सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे Z प्राप्तांक भी कहते हैं। Z प्राप्तांक वह मानक प्राप्तांक है जिनका मध्यमान 0 और प्रमाप विचलन सिग्मा 1 होता है। इसे हम इस सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, Z बराबर x माइनस m अपॉन सिग्मा। x मूल प्राप्तांक है, सिग्मा प्रमाप विचलन और m मध्यमान है। इस प्रकार विभिन्न रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में परिवर्तित करने में सामान्य संभावना वक्र से बड़ी सहायता मिलती है। यदि समूह में मीन और SD ज्ञात हो तो दो छात्रों की समूह में स्थिति की तुलना आसानी से की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे के वीडियो की जानकारी मिलती